हेलो दोस्तों। आज मैं अपने अगले वीडियो में फिर इलेक्ट्रीशियन TG2 के लिए नया ये लेके आया हूँ, जिसमें कल मैंने बताया था, कल के वीडियो में ये था कि ओम का नियम और प्रतिरोध के नियम। तो प्रतिरोध के नियम के अनुसार विभिन्न कारकों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, वो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ध्यान दें कि प्रतिरोध के नियम के अनुसार हमने कल देखा क्या निकला हमारा, R इक्वल टू रो एल अपान ए, जहाँ एल क्या है, ये चालक की लंबाई है। ये चालक है, इस चालक की लंबाई है। इस चालक की लंबाई क्या है, एल। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसका परिच्छेद क्षेत्रफल या कटाक्ष क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है तो एक सर्किल मिलेगा। इसका मान लीजिए ये सर्कुलर एरिया जो है ये ए है। एरिया क्या है, ए। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, R इक्वल टू रो एल अपान ए, यानी कि R सीधे समानुपाती होता है एल के, और R सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपान ए। आप देखेंगे कि पहला कि R यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के सीधे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी चालक का प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर चालक की लंबाई दुगुना कर दी जाए, तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। इसी तरह हम क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे, क्या दूसरा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए। तो यहाँ से हम पाते हैं कि अगर क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज है। और तीसरा क्या है कि R जो है उसके रो यानी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, प्रतिरोधकता जितनी कम होगी चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि जितने हमारे अच्छे चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो प्रतिरोधकता निम्न होगी तो प्रतिरोध निम्न होगा, और प्रतिरोध निम्न होगा तो उसमें धारा का चालन अच्छा होगा। तो लेकिन ये प्रतिरोधकता हमारा क्या है, ये पदार्थ का विशेष गुण है। पदार्थ का एक विशेष गुण है जो केवल और केवल पदार्थ पर ही निर्भर करता है। और जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा उसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। तो आइए देखते हैं कि चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल में, चालक की लंबाई को अगर बढ़ाते हैं तो बिना क्षेत्रफल बदले चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, चौथाई कर दी जाए, तो जब भी बिना क्षेत्रफल बदले हम उसकी लंबाई दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक, जब उसका मतलब लंबाई बढ़ाएं तो दूसरा कारक प्रभावित ना हो, चाहे क्षेत्रफल बढ़ाएं या घटाएं तो लंबाई प्रभावित ना हो। उस केस में ये जो है लंबाई दुगुना कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, लंबाई 4 गुना तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, लंबाई आधी प्रतिरोध आधा, लंबाई तिहाई प्रतिरोध तिहाई हो जाएगा। इसी तरह क्षेत्रफल आधा प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन दूसरा तरीका क्या है लंबाई बढ़ाने का, कि उसका आयतन न बदले, अर्थात किसी चालक तार को खींच करके उसकी लंबाई हम बढ़ाते हैं। जिस समय ये मामला आता है कि उसका बिना आयतन बदले या खींच कर कहे सवाल में कि खींच कर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है, ऐसे केसेस में जब आयतन नहीं बदलता उसको खींच करके दुगुना किया जाता है, उस समय आप देखते हैं कि अगर लंबाई दुगुना हो रही है तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है। लंबाई अगर दुगुना हो रही है
लंबाई अगर दुगुना हो रही है तो क्षेत्रफल आधा हो जाता है। इसी तरह लंबाई अगर n गुना हो रही है, लंबाई यदि n गुना हो, n गुना हो जाए, n गुना हो जाए हो जाए तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल a बटा n हो, n बटा a हो जाएगा, a बटा n हो जाएगा, a बटा n। जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उतना भाग क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पुटअप करते हैं, r इक्वल टू रो एन एल, लंबाई n गुना हो गई और क्षेत्रफल a बटा n हो गया, तो ये n ऊपर चला जाएगा, इस तरह आ जाएगा रो एल। तो ये नया r डैश होगा आपका रो एल अपान a इंटू एन स्क्वायर, अर्थात एन स्क्वायर रो एल अपान ए, रो एल अपान ए, अर्थात एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर। इससे हमें क्या मिलता है कि ये जो है आपका एन स्क्वायर गुना, अगर हम तार को खींच करके या बिना आयतन बदले सवाल कहता है तो हम क्या पाते हैं कि जितने गुना लंबाई बढ़ाई गई है उसका स्क्वायर गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे लंबाई लंबाई अगर दो गुनी कर दी जाए तो आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r, जो पहले प्रतिरोध था उसका 4 गुना हो जाएगा। लंबाई अगर 3 गुना कर दी जाए तो r डैश 3 का स्क्वायर गुणे r, अर्थात 9r हो जाएगा। इस तरह से आता है। तो अब लंबाई अगर आधी कर दी जाए, लंबाई आधी करने का मतलब क्या है, तो लंबाई r डैश बराबर आधी का मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू r, तो ये 1/4r हो जाएगा, मतलब चौथाई रह जाएगा, प्रतिरोध चौथाई रह जाएगा। इस तरह से तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में हो या कंप्लीट नंबर हो तो उसको हम इस तरह n का वैल्यू रखेंगे, अपने आप ये निकलेगा। लेकिन जब जो है आयतन न बदले या खींचकर ऐसी बात नहीं करता है, सीधे सीधे कहता है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। इस तरह सवाल कभी कभी लंबाई को भी कहेगा, लंबाई को दोगुनी और क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं, तो फिर हम वैल्यू रख करके पुटअप करेंगे। मान लीजिए यही कहता है कि लंबाई को दोगुनी कर देता है, आर डैश बराबर रो 2l, और क्षेत्रफल को आधा कर देता है 1/2, या क्षेत्रफल को कह दे कि हम तिहाई कर दे रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं तो 1/3, तो ये 3 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 6, 3 गुना 6 रो एल अपान ए, अर्थात 6r, तब प्रतिरोध आपका 6 गुना हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा ये होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लंबाई क्षेत्रफल से कैसे वो रिलेटेड है। फिर इसके बाद आता है कि उसकी प्रतिरोधकता के, तो प्रतिरोधकता का मैंने बताया और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि एक चालक की लंबाई को बढ़ा करके दुगना किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता होगी 2 गुनी, 4 गुनी, और प्रतिरोधक अपरिवर्तित रहेगी, या फिर जो है इस इनमें से कोई नहीं, ऐसे सवाल करेगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक विशेष गुण होता है, जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक इसकी प्रतिरोधकता नहीं बदल सकती है। पदार्थ जब तक नहीं बदलेगा, माने जैसे कॉपर का चालक यूज किया गया है तो उसके हम क्यों ना खंड खंड कर डालें या उसको बढ़ा करके, मान लीजिए ये चालक है ना, ये लंबाई का चालक है, अब इसके बीच से कई टुकड़े कर डालें ऐसे कि ये एक टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा ऐसे लंबाई 5-6 टुकड़े कर डाले हमने, अब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो आंसर क्या होगा आपका, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि उसी चालक का यानी कॉपर का ही है, ये सभी टुकड़े कॉपर के ही हैं, इसलिए पदार्थ नहीं बदला तो प्रतिरोधकता भी हमारी नहीं बदलेगी,
अर्थात प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता पर उसकी लंबाई का, क्षेत्रफल का कोई असर नहीं होता, केवल और केवल पदार्थ का असर होता है। जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। हाँ, ये जरूर है कि टेम्परेचर से उसका असर पड़ता है। टेम्परेचर बदल जाने पे प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध की तरह ही बदलती है। जैसे प्रतिरोध बदलता है उसी तरह प्रतिरोधकता भी बदलती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये जब प्रतिरोधकता का टॉपिक आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, इस तरह की चर्चा करेंगे। अब प्रतिरोधों को हम देखते हैं, एक दो सवाल इससे कि कैसे कैसे जो है ये होता है कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए, प्रतिरोधों का संयोजन, और उससे परीक्षा संबंधी जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा संबंधी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम जो है क्या क्या है। पहला है श्रेणी क्रम। पहला प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम है ना, प्रतिरोधों को जोड़ने के तरीके, के प्रकार या तरीके, क्या क्या स्टाइल से उनको जोड़ा जाता है। तो पहला है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन यानी इन सीरीज, सभी प्रतिरोध आपके सीरीज में जुड़े हों। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा आपका आता है मिश्रित क्रम। तीसरा आता है मिश्रित क्रम, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों जो है आपका ये होगा। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाता है। परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें जो भी परिणामी प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा, तो दिए गए या सर्किट में जुड़े सभी प्रतिरोधों के इंडिविजुअल मान से जो परिणामी प्रतिरोध है उसका मान सर्वाधिक होगा। तो जब भी हमें कभी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना हो तो प्रतिरोधों को हम किस क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। इसी तरह समांतर क्रम संयोजन में जो परिणामी प्राप्त होता है, वो समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त परिणामी समांतर में लगे, उस परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के इंडिविजुअल मान से कम होता है। किसी भी जो सबसे कम मान वाला इंडिविजुअल मान वाला प्रतिरोध होगा, उससे भी कम रिजल्टेंट हमारा समांतर क्रम में प्राप्त होता है। तो जब भी हमें कभी ये करना हो कि परिणामी प्रतिरोध का मान घटाना हो, तो हम इनको जो है क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और लास्ट में है मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम में हम अपने डिजायरेबल, अपने इच्छा अनुसार जो भी प्रतिरोध लाना चाहते हैं उसके अनुसार हम कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी में, कुछ को समांतर में, या कुछ ब्रांच बना के श्रेणी में, उनको सभी को समांतर में, या जैसे भी चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों से संबंधित जो विशेष हल हैं, जो विशेष प्रॉब्लम हैं, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा उपयोगी हैं वो डिस्कस करेंगे और इनके बारे में आप जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।